हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है नीट लार्वल्स। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की अपनी सेकंड टॉपिक दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि एक प्लांट में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्लांट और वाटर के रिलेशन के बारे में। प्लांट वाटर रिलेशंस, ठीक है। नंबर 1, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। ये तो हमें पता है कि किसी भी प्लांट को कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर इज वेरी मच एसेंशियल, राइट। नेक्स्ट, water is a very good solvent as it provides the medium in which most substances are dissolved. क्या कहा गया है कि वाटर को एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट कहा जाता है। सल्यूट का क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ये क्या कहा गया है कि वाटर एक बहुत ही अच्छी सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि लगभग सारी ही चीजें इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म हैज वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें भी वाटर पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं या सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है? वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, मतलब वाटर प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल है और वो एक बहुत अच्छी सॉल्वेंट है। इसके अलावा सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी लगभग बहुत अमाउंट में वाटर पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी चीजें और यू कैन से बहुत सारे मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में यहाँ दिया गया है क्या? वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर। वाटरमेलन में कितने परसेंट वाटर होते हैं? 92% वाटर, ठीक है। मोस्ट हार्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। मतलब 10 से 15% जो वेट होता है उनका, वही ड्राई मैटर में जाता है। हार्बेशियस प्लांट्स में 10 से 15% जो वेट होता है वो ही ड्राई मैटर के हिसाब से काम करता है। बाकी के जो 90 से 85% जो वेट होता है वो उसका होता है वेट ऑफ वाटर का। मीन्स हार्बेशियस प्लांट्स में वाटर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरीज। मतलब हर एक प्लांट के पार्ट में अलग अलग अमाउंट में वाटर पाई जाती है। कुछ पार्ट में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उस पार्ट में, ठीक है। और कुछ पार्ट में ऐसा देखा जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए वो कम अमाउंट में पाई जाती है। जैसे कि woody plants have relatively very little water as compared to soft parts mostly। देखा जाता है कि उनमें वेरी लिटिल वाटर होती है, उनमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट पार्ट। वही हम उसी प्लांट के अगर सॉफ्ट पार्ट को देखें, सपोज आप बर्ड की बात करो या फ्रूट की बात करो। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक मैंगो ट्री को लेती हूँ, उसकी बार्क से जितना पानी निकलेगा और उसके फ्रूट से जितना पानी निकलेगा, उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी कि नहीं? ऑब्वियसली अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बार्क में पानी का अमाउंट कम होगा और उसके फ्रूट में पानी का अमाउंट ज्यादा होगा। इसलिए वुडी प्लांट्स में वुडी प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसमें वेरी लिटिल वाटर होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर। ओके, हमें देखने में ऐसा लगता है कि किसी भी गुठली में या किसी भी सीड में पानी नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो होती दिखने में ड्राई है बट एक्चुअली उसमें पानी होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें पानी नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रह सकेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट थिंग वो रिस्पायर नहीं कर सकेगी, मतलब रेस्पिरेशन नहीं कर सकेगी, सांस नहीं ले सकेगी, ठीक है। तो इसलिए वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में अलग अलग देखी जाती है। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि सीड में वाटर प्रेजेंट नहीं है बट एक्चुअली वाटर उसमें प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि सीड को वाटर चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए, ठीक है। Next, terrestrial plants take up huge amount of water daily, but most of it is lost by transpiration। क्या कहा गया है? टेरिस्ट्रियल प्लांट। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स मतलब वो प्लांट जो लैंड में रहते हैं। उन्होंने क्या देखा गया है? उनमें ये देखा गया है कि बहुत अमाउंट ऑफ वाटर डेली एब्जॉर्ब की जाती है,
ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लूज की जाती है। किस प्रोसेस से लूज की जाती है? ट्रांसपीरेशन नाम के एक प्रोसेस से लूज की जाती है। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन क्या है? सिंपली आप इतना याद रखो कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर रिलीज की जाती है फ्रॉम प्लांट्स बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपीरेशन के बारे में हम डिटेल स्टडी अपने लास्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में ट्रांसपीरेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जो अमाउंट ऑफ वाटर डेली लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट लूज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। ये बस क्वांटिटी दी गई है कि कॉर्न प्लांट मतलब मकई का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, 3 लीटर ऑफ पानी रोज का रोज उसके लिए चाहिए। ठीक है, मकई के प्लांट को 3 लीटर ऑफ वाटर चाहिए एक दिन में। ठीक है, इन अबाउट 5 आवर्स मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। मतलब मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, सरसों का प्लांट अपने वेट के हिसाब से 5 घंटे में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेता है। जितना उसका वेट होगा उतना पानी उसको चाहिए होगा हर 5 घंटे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वाटर बहुत ही एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसलिए इसको लिमिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। प्रोडक्टिविटी के लिए क्यों? क्योंकि प्लांट की अगर ग्रोथ होगी तभी तो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, तभी तो वो प्रोड्यूस करेगा चीजों को। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट्स हाई डिमांड, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिमांड। ठीक है, यहाँ ऑफ आना चाहिए था बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिमांड। ठीक है, क्या कहा गया है? क्योंकि वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है इसलिए वाटर को लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर आप प्लांट को अच्छे से वाटरिंग नहीं करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी ग्रोथ पे असर देखा जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लांट वाटर रिलेशन में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में डील करना है। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन में हम करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में बात, फिर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, फिर हम बात करेंगे इम्बाइबिशन क्या होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो है, ये 4 टॉपिक्स जो है वो हम प्लांट वाटर रिलेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल से। वाटर पोटेंशियल क्या कहा गया है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं? वाटर की जो फ्री एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वाटर की, उसे ही वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी मतलब तो पता है आपको कि वाटर की जो एनर्जी होती है उसे ही वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल साई। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। नीचे ये जो डब्ल्यू लिखा है ये वाटर के लिए। ठीक है, means water potential. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। प्रेशर की जो यूनिट यूज की जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज अ फ्री एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम अगर वाटर के हिसाब से दिखाएं तो हम इसे प्रेशर की यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, तो इसलिए इसे पास्कल में एक्सप्रेस किया जाता है। और यू कैन से प्रेशर के अदर यूनिट्स में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the two main components that determine water potential are। अच्छा, अगर हमें वाटर की पोटेंशियल के बारे में जानना है तो हमें उसमें 2 चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज हमें क्या देखनी पड़ेगी कि उसकी सल्यूट पोटेंशियल क्या है, और नेक्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर पोटेंशियल क्या है। सल्यूट पोटेंशियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और प्रेशर पोटेंशियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, साई एस, एस मतलब सल्यूट पोटेंशियल, साई पी, पी मतलब प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें ये देखा गया है कि ये सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन है। और वो क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहा गया है? हमने ये तो देख लिया कि ये है वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों पर डिपेंड करती है तो ये इन दोनों को मिला के ही बनी होगी। वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिला के बनती है। और यही है रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है,
प्रेशर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल, दोनों को मिला के क्या बनता है, वाटर पोटेंशियल बनता है। ठीक है, तो यही चीज हमें याद रखनी है कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल नथिंग, इट इज द एनर्जी ऑफ वाटर, और यू कैन से द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, और एक इन दोनों चीजों को मिला के बनती है सल्यूट पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल को मिला के बनती है। ठीक है, अब ये सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिला के बनती है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये सल्यूट पोटेंशियल और ये प्रेशर पोटेंशियल है क्या, उसके बारे में अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोरिंग वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सल्यूट इज कॉल्ड सल्यूट पोटेंशियल। क्या कहा गया है कि सपोज ये बीकर है, इसमें हमने वाटर ली, ठीक है, और ये वाटर जो है ये प्योर वाटर है, ठीक है, और एक दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर ली, लेकिन उसमें हमने क्या किया, हमने सल्यूट ऐड कर दिया, सपोज 100 मिलीग्राम सल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या देखा जाएगा कि इस सल्यूट ऐड करने के बाद इस प्योर वाटर, जो ये वाटर प्योर थी, उसकी जितनी डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल होती है, वाटर पोटेंशियल जितनी डिक्रीज हो जाती है, उसी को सल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर हम प्योर वाटर में सल्यूट डाल दें और सल्यूट डालने के बाद प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगी, उसको क्या कहा जाएगा, सल्यूट पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीज करवाती है, किसको डिक्रीज करवाती है, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करवाती है, तो सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, मोर द सल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर और मोर नेगेटिव इज सल्यूट पोटेंशियल। क्या कहा गया है, ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कराएगी, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी क्या होगी, लो नेगेटिव होगी, मतलब मोर लोअर होगी। ठीक है, सपोज हमने 2 बीकर लिए, ठीक है, और इसमें मैंने सल्यूट डाला 100 mg और इसमें मैंने सल्यूट डाला 250 mg। तो क्या देखा जाएगा कि इस वाले बीकर की जो सल्यूट पोटेंशियल होगी वो सपोज -10 है, ठीक है, पर इस वाले बीकर की जो सल्यूट पोटेंशियल होगी वो होगी -20। क्यों, क्योंकि जिसमें सल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, जिस सिस्टम में, उसकी सल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, वो ज्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ कही गई है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हो, उसमें वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल इक्वल देखा जाता है, मींस उसमें प्रेशर पोटेंशियल नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है, तो वो बाहर से सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई किया जा रहा है, राइट, उसके अलावा एडिशनल कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो अगर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा होगा तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल नहीं होगा, तो इसी को कहा जाता है कि वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है जब हम किसी भी सोल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लें तो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सोल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर किसी भी सिस्टम में अप्लाई किया जाए तो प्योर वाटर का और किसी भी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रेशर अगर मैं अप्लाई करूंगी किसी चीज में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, ज्यादा प्रेशर में आके एक दूसरे को के साथ टकराएंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा, उसमें उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में जो फ्री एनर्जी थी वो बढ़ेगी, फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जब प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है प्रेशर किसी भी सोल्यूशन में, तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फ्री एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है, और वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल कब इक्वल होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल, pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid wall is called pressure potential। क्या कहा गया है कि सपोज अगर ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसकी सेल वॉल है, ठीक है, तो अगर ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर बाय चांस कुछ ऐसे सिस्टम हुए
और यू कैन से ऐसी कंसंट्रेशन हुई जिसके वजह से वाटर अंदर आ गई, ठीक है, वाटर की एंट्री हुई। तो वो वाटर की एंट्री या किसी भी सोल्यूशन की एंट्री होने की वजह से क्या होगा, वो जो वाटर एंटर हुई है या जो सोल्यूशन एंटर हुआ है वो क्या करेगा, इसकी वॉल को प्रेशर देगा, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रेशर देगा। ये जो वाटर पार्टिकल्स एंटर हुए, ये कोई भी सोल्यूशन पार्टिकल्स एंटर हुए, ये क्या करेंगे, इस सेल की वॉल को, चाहे वो मेम्ब्रेन की वॉल हो चाहे वो सेल वॉल हो, ठीक है, उसे क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, ठीक है। और ये जो प्रेशर बनता है सेल की वॉल पे और यू कैन से सेल की मेम्ब्रेन पे ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। और ये प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन in the water column in the xylem plays a major role in water transport of a stem, ठीक है। हमने ये देखा था कि जाइलम के द्वारा क्या होती है, जाइलम के द्वारा हमेशा क्या होता है, वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर के साथ साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमेशा रूट से स्टेम तक ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर, ठीक है। तो उसमें इसीलिए इसमें हमें नेगेटिव पोटेंशियल भी देखने को मिलता है और यू कैन से टेंशन इन द वाटर कॉलम, जिसे नेगेटिव पोटेंशियल ही कहा जाता है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है, किसमें प्ले करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में प्ले करती हैं। जाइलम मेजर रोल प्ले करती हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में अप टू द स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर ए प्लांट बाय डिफ्यूजन causing a pressure built up against the cell wall. It makes the cell turgid, increases the pressure potential. वही चीज जो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ी थी वही लास्ट पॉइंट में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगी तो पहले सपोज सेल की क्वांटिटी इतनी थी और यू कैन से सेल का साइज इतना था। अब आप इसमें वाटर एंटर कराओगे तो वाटर की एंट्री की वजह से क्या होगा, सेल थोड़ा स्वोलन हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा साइज में। और इसी चीज को कहा जाता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, टर्जिट कहा जाता है, ठीक है। वाटर सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी और यू कैन से सेल टर्जिड हो जाएगा, इसका मतलब सेल स्वोलन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने जो आसपास के जो वॉल है उसको क्या करेगा, उसको प्रेशर देगा, ठीक है। और ये प्रेशर क्या कहा जाता है, इसी प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। क्या कहा गया है कि वाटर मॉलिक्यूल पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ये हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कंस्टेंटली मूविंग होते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कंस्टेंटली मूविंग होते हैं और ये जो मूवमेंट की वजह से जो इन्हें एनर्जी मिलती है ना, उसे क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ सब्सटेंस गेन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब इस मॉलिक्यूल की जब मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी आएगी उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंस्टेंटली मूव करते रहते हैं तो इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। वाटर एक लिक्विड होता है, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं और गैसियस के मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी और ज्यादा फ्री टू मूव होते हैं। तो इनमें क्या देखा जाता है, इनमें रैपिड मोशन देखा जाता है और कॉन्स्टेंटली ये मोशन चलता ही रहता है। इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं वेरी हाई होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें वेरी लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये रैपिड मूवमेंट दिखाते हैं एज वेल एज कंस्टेंट मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल, ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर किसी भी सिस्टम में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या देखा जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो उनकी कोलिजन और यू कैन से एनर्जी जो वो गेन करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन वो भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वाटर की पोटेंशियल भी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, ऑब्वियसली, क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी सल्यूट मिक्स नहीं हुआ है, तो वो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज होने नहीं देगा। तो इसीलिए प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है वो सबसे हाई होती है। If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecule, thus concentration of water decreases, reducing its water potential. Obviously, अगर हमने प्योर वाटर में किसी भी सल्यूट को डाल दिया तो क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि फ्री वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि उसको ऑक्युपाई किसने कर लिया, उसकी पोजीशन को ऑक्युपाई किसने कर लिया। सपोज अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर हमने सल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है, तो ये रेड वाले हो गए सल्यूट के मॉलिक्यूल्स और ब्लैक वाले हो गए वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो क्या देखा जाएगा कि ये सल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थी ना वाटर मॉलिक्यूल की, उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो एज ए रिजल्ट क्या देखा जाएगा, इनकी जो मूवमेंट है ना, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इन्होंने रुकावट पैदा कर दी। तो इनकी रुकावट पैदा करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे प्योर वाटर में अगर हम सल्यूट को डाल दें तो उसकी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ऑल सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसमें सल्यूट नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या लिया जाता है, जीरो। और किस बेसिस पे लिया जाता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड, बिना किसी प्रेशर के अंदर। आ गया है कि अगर कोई प्योर वाटर बिना किसी प्रेशर के अंदर हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में उसकी वाटर पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, जीरो कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वाटर पोटेंशियल, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉट अंडर एनी प्रेशर, तो आपको याद रखना है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, when two systems containing water are in contact, movement of water molecule will be from the system with higher energy, that is higher water potential, to the one with lower energy, that is low water potential. This process of movement is called diffusion. ये तो वही कहा गया है जो डिफ्यूजन में कहा गया था कि जिस तरफ हाई वाटर पोटेंशियल होगी या हाई कंसेंट्रेशन होगी उससे ट्रेवल करके मॉलिक्यूल जाएंगे उस तरफ जिसमें लो कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, चाहे वो वाटर की कंसेंट्रेशन हो, चाहे वो किसी सल्यूट की कंसेंट्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब दो सिस्टम कंटेक्ट में होते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होती है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में होती है। क्यों, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और लो कंसेंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है या ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल स्टडी की है। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है वाटर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, हमने ये देख लिया कि वाटर पोटेंशियल क्या है, किन चीजों पे ये डिपेंड करती है, दैट इज सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, सल्यूट पोटेंशियल क्या है, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में जिसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ठीक है, ये क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन है तो क्या होगा, इसमें एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाएंगी फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और क्या होगा डिफ्यूजन है तो देयर विल बी नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर across a differentially or selectively permeable membrane. Okay, ये है तो डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था कि उनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हमेशा परमिएबल टाइप होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और यू कैन से डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ऑस्मोसिस में हमें सिलेक्टिव टाइप ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, मतलब कुछ ऐसी मेम्ब्रेन जो हर एक मॉलिक्यूल्स को और हर एक सल्यूट को पास होने नहीं देती, कुछ ऐसे सल्यूट को पास होने देगी जिसको उसने सिलेक्ट करके रख लिया। ओके, नेक्स्ट, इट ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। मतलब इट ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है ये अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाती है जब इसको कोई फोर्स मिलता है, मीन्स कोई ड्राइविंग फोर्स होना पड़ेगा। और वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? वो ड्राइविंग फोर्स होता है प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब प्रेशर का डिफरेंस होना पड़ेगा या कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना पड़ेगा। जैसे हाई टू लो, लो टू हाई वैसे होना पड़ेगा। मतलब एक तरफ सिस्टम की कंसंट्रेशन हाई होनी पड़ेगी, एक तरफ सिस्टम की कंसंट्रेशन लो होनी पड़ेगी, तभी ये होगा। और एक तरफ प्रेशर की कंसंट्रेशन हाई होनी पड़ेगी, एक तरफ प्रेशर लो होना पड़ेगा, तभी ऑस्मोसिस देखी जाएगी। Therefore, it is said that the net direction and rate of osmosis depend on both pressure gradient and concentration gradient. ये ड्राइविंग फोर्स की जो बात की गई है वो क्या है? वो है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ऑस्मोसिस एक्चुअली में है क्या? Water move from its region of higher chemical potential or concentration to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. ठीक है, इस चीज को हम डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम अब दो सिस्टम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये है सिस्टम ए और ये है सिस्टम बी। ठीक है, इन दोनों सिस्टम में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाली और सोल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी चेंजेस अमाउंट में डाली। ठीक है, कैसे डाली वो हम देख लेते हैं। सपोज ये था ए और ये था बी। ठीक है, वाटर दैट इज सॉल्वेंट, हम वाटर को वाटर ही लिखेंगे, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ हो गया सोल्यूट। ठीक है, हमने क्या किया? हमने ए में वाटर डाली 1000 ml। हमने क्या किया? हमने ए में वाटर डाली 1000 ml और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डाली हमने बी में, दैट इज 1000 ml। ठीक है, 1000 ml हमने यहाँ डाली वाटर और यहाँ भी हमने 1000 ml वाटर डाली। ठीक है, उसके अलावा हमने ए में सल्यूट डाला 250 mg, 250 mg व्हाट? सल्यूट। ठीक है, और बी में हमने सल्यूट डाला 500 mg। ठीक है, तो ए में हमने सल्यूट डाला 250 mg, बी में हमने सल्यूट डाला 500 mg। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें वाटर की क्वांटिटी थी 1000 ml और सल्यूट की क्वांटिटी थी 250 ml। तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हाई होगी। ठीक है, अब बी वाले में क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन थी 1000 ml और सोल्यूट की कंसंट्रेशन है 500 ml, तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ए वाले में वाटर कंसंट्रेशन हाई है। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। ठीक है, और बी वाले में वाटर कंसंट्रेशन लो है। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, सपोज ये था ए और ये था बी, यही दो सिस्टम है, मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन दैट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन अपने आप सिलेक्ट करेगी मुझे किसको आर पार जाने देना है, किसको आने देना है, किसको जाने देना है। ठीक है, इन एंड आउट अपने आप ये सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं सिस्टम ए और सिस्टम बी को एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या देखा जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन
टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन जहाँ ज्यादा है वहां से वो जाएगी उस जगह पे जहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन लो है। तो वाटर कहाँ मूव करेगी, वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है, until and unless an equilibrium is reached। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें सल्यूट की क्वांटिटी, दैट इज सिस्टम ए में सल्यूट की क्वांटिटी कम थी, इसलिए वाटर की कंसेंट्रेशन हाई थी, इसमें ए से बी तक वाटर ट्रांसपोर्ट होगी और यू कैन से वाटर ट्रेवल करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्टिवली परमिएबल और समटाइम्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया है, एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। ऑब्वियसली जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगी तो दोनों की वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो हमें बताता है कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। Let us discuss an experiment where a solution of sucrose in water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker through a semi-permeable membrane, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कैसी मेम्ब्रेन के बारे में, semi-permeable membrane के बारे में, ठीक है। Water will move into the funnel resulting in rise in the level of the solution in the funnel. This will continue till the equilibrium is reached, ठीक है। तो इसी चीज को एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि एक तरह की फनल दी गई है, ठीक है, इस तरह की कुछ फनल दी गई है, ठीक है। और उसमें क्या डाला गया है, इसमें डाला गया है सुक्रोज, और सुक्रोज अकेला नहीं डाला गया है, सुक्रोज एक सल्यूट है जिसको वाटर के साथ डिसॉल्व करके डाला गया, ठीक है, प्योर वाटर में डिसॉल्व करके डाला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सॉल्वेंट में सल्यूट डाला गया। तो क्या हुआ, इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, वाटर की कंसेंट्रेशन लो हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें सल्यूट आ गया, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है वहां पर। और इसे एक मेम्ब्रेन से डिवाइड किया गया है जिसे कहा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन है, किस तरह की मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर एक सल्यूट या सॉल्वेंट को पास होने नहीं देती, ठीक है। और इन सारी चीजों को कहाँ रखा गया है, इन सारी चीजों को एक बीकर में रखा गया, ठीक है। और इस बीकर में कुछ इस तरह से रखा गया है कि उस बीकर में वाटर भी है, और ये वाटर कैसी वाटर है, ये प्योर वाटर है। तो ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसेंट्रेशन होगी हाई, क्योंकि इसमें कोई सल्यूट नहीं है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, व्हाई, बिकॉज नो सल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या देखा जाएगा कि water will move from its region of higher concentration to its region of lower concentration, ठीक है। तो वाटर की मूवमेंट किस तरह से होगी, वाटर की मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में होगी, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। क्या कहा गया है, वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन द राइज इन द लेवल इन द सॉल्यूशन एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रिच। मतलब वाटर जो है इस फनल के अंदर जाएगी और इस सोल्यूशन को राइज करवाएगी, मतलब बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनटिल एंड अनलेस जब तक एक इक्विलिब्रियम बन नहीं जाता तब तक ये मूवमेंट ऑफ वाटर चलते रहेगा, ठीक है। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ये है हाई कंसेंट्रेशन और ये है लो कंसेंट्रेशन। किसकी कंसेंट्रेशन, ये है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर क्योंकि इसमें कोई सल्यूट नहीं है, और ये है लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर क्योंकि इसमें सुक्रोज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, external pressure can be applied from the upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through the membrane. This pressure required to prevent water
फ्रॉम डिफ्यूजिंग इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहा गया है कि अब सपोज ये प्रोसेस अगर चल रहा है, उसी बीच हम क्या करें, उसी बीच हम ऐसे एक पिस्टन लगा दें। पिस्टन मतलब ऐसी एक चीज जिसके द्वारा हम इसमें प्रेशर डाल दें। तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा, ये जो ऑस्मोसिस हो रही है ना, ये होना बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी, तब बंद होगी जब हम इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगवाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर आ रही है वो डिफ्यूज होना बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं ताकि नीचे से वाटर क्या है अंदर ना आ सके। ठीक है, तो ये जो प्रेशर, जितने प्रेशर में ये वाटर अंदर आना बंद हो जाएगी, उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि हम बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा, वाटर को डिफ्यूज नहीं होने देगा, ऑस्मोसिस को बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, इस प्रेशर को कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं ऑस्मोसिस को बंद करवाने के लिए, डिफ्यूजन को बंद करवाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, more the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in। ये तो सिंपल सी बात है, अगर डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, अगर डिफ्यूजन हो रही है तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी तो हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कम डिफ्यूजन होगी तो हमें कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और ये डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कैसी है। ठीक है, अगर यहाँ बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है तो डिफ्यूजन हाई हो जाएगा, तो अगर डिफ्यूजन हाई होगी तो प्रेशर भी तो हाई लगेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मोर द सल्यूट कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। ठीक है, सपोज हम कंसिडर करते हैं कि एक सिस्टम में है 50 ml वाटर और दूसरे में है 1000 ml वाटर, और वहीं दूसरे सिस्टम में है 500 ml वाटर और इसमें है 1000 ml वाटर। तो क्या देखा जाएगा कि यहाँ से यहाँ जब डिफ्यूजन होगी, दैट इज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब ऑस्मोसिस होगी तो क्या देखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम रीच होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। लाइक तो क्या देखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम रीच होने में टाइम लगेगा। हालांकि 1000 से 500 ml तक जब वाटर की ऑस्मोसिस होगी तो डिफ्यूजन के द्वारा इक्विलिब्रियम रीच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये है कि इसमें 50 ml ऑफ वाटर है। क्यों, क्योंकि इसमें बाकी का सल्यूट होगा, मतलब मोर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है कि अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा प्रेशर हमें रिक्वायर करना होगा किसमें, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए कि वो डिफ्यूज हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब वो ग्रेडियंट जिसकी वजह से वाटर में ऑस्मोसिस देखी जाती है। क्या कहा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन इनके जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम जो प्रेशर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, वो उसके अंदर का ग्रेडियंट है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है। क्या कहा गया है, ये देखो, ये एक फिसल फनल है जिसमें क्या भरा है, जिसमें सुक्रोज सोल्यूशन भरा है और इसको एक बीकर में रख दिया, ये है वाटर आपकी, और बीच में आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो वाटर क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो वो क्या होगा, वो यहाँ से अंदर जाएगी। अब हमने बाहर से एक प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से क्या हो गया, ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया। ठीक है, और इसी प्रेशर अप्लाई को क्या कहते हैं, जो ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, देखते हैं क्या लिखा है। अ टिसल फनल इज फिल्ड विद सुक्रोज solution and kept inverted in a beaker containing water। एक फनल है जिसमें सुक्रोज सोल्यूशन है, उसको इन्वर्ट करके मतलब उल्टा करके रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है, एक बीकर में जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, तो क्या देखा जाएगा कि वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज शोन बाय एरोज
टू रेज द लेवल ऑफ द सोल्यूशन इन द फनल। तो क्या हुआ, वाटर क्या करेगी, डिफ्यूजन करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस सोल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कैन बी अप्लाइड एज शोन टू स्टॉप द वाटर मूवमेंट इन द फनल। तो हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर जो ऊपर की तरफ हो रही थी बाय डिफ्यूजन वो रुक सकती है। ठीक है, और वही चीजें यहाँ लिखी गई। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ गया हो। आई होप आपको ऑस्मोसिस क्या है ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। क्या कहा गया है कि एक प्लांट सेल की बिहेवियर किस में डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो सेल किस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कैसे एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सोल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक हाइपरटोनिक हो सकता है, एक हाइपोटोनिक हो सकता है, एक आइसोटोनिक हो सकता है। अब ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। पहले हम इसके बारे में ये थ्योरेटिकल बातें पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से जो बाहर की सराउंडिंग है वो क्या होगी, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। हाइपोटोनिक में क्या देखा जाता है, एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होती है, मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। आइसोटोनिक में ये देखा जाता है कि एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या करता है, बैलेंस करता है। मतलब आइसोटोनिक में कुछ हद तक ऐसा देखा जाता है कि साइटोप्लाज्म और सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ हद तक सेम ही होती है, जिसकी वजह से चीजें अंदर भी जाती हैं बाहर भी जाती हैं और एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन की डिटेल स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, सपोज करते हैं हमने तीन सेल लिए। ठीक है, सेल ए, सेल बी और सेल सी। ठीक है, ये एक हम रफ डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें समझ आए। ठीक है, और इन तीनों सेल्स में हमने ये देखा कि तीनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में 100 ml वाटर है। ठीक है, और 50 mg कोई भी सोल्यूट, सपोज एक्स सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, क्या देखा हमने, हमने तीन सेल लिए ए, बी एंड सी। तीनों सेल हमने सेम ही लिए, तो उसमें हमने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म में 100 ml वाटर है। इन तीनों सेल के साइटोप्लाज्म में 100 ml वाटर है और 50 mg सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल्स को एक सोल्यूशन में डालेंगे और यू कैन से इन तीनों सेल्स को तीन तरह के सोल्यूशंस में डालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब सोल्यूशंस जो होंगे ना वो कुछ इस तरह होंगे। ये जो पहला वाला सोल्यूशन जो सी, पहले सी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम ये देखेंगे कि 100 ml वाटर डाली हमने, उसके साथ साथ हमने 50 mg सोल्यूट डाला। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 100 ml वाटर डाली। वाटर की क्वांटिटी हम तीनों में सेम ही रखेंगे, 100 ml ही रखते हैं। ठीक है, 100 ml वाटर, इसमें भी 100 ml वाटर। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें क्या डालेंगे, 100 ml वाटर के अलावा इसमें हम डालेंगे इस सोल्यूशन में 30 mg सोल्यूट। ठीक है, और इस वाले सोल्यूशन में हम डालेंगे 80 mg सोल्यूट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ए वाला सोल्यूशन है इसमें क्या देखा गया था, इसमें 100 ml वाटर है, 80 mg सोल्यूट है। तो 80 mg अगर सोल्यूट है और 100 ml वाटर है, और साइटोप्लाज्म में 100 ml वाटर है और 50 mg सोल्यूट है, तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये है फॉर ए, ये है फॉर बी और ये है फॉर सी।
तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वाटर की क्वांटिटी इस सोल्यूशन में 100 ml है और सोल्यूट की क्वांटिटी 80 mg है, ठीक है। हालांकि साइटोप्लाज्म में वाटर की क्वांटिटी 100 ml है और सोल्यूट की क्वांटिटी 50 mg है। तो अगर हम ए को कंसीडर करें तो ए में जो साइटोप्लाज्म है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूशन ए में है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है। हालांकि जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन है, सोल्यूशन की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो है। और नंबर सी में साइटोप्लाज्म एज वेल एज जो सोल्यूशन है दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो इस तरह का सोल्यूशन जिसमें एक्सटर्नल सराउंडिंग की जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो सेल के सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। सेल की कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन में, इसलिए इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह का सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के सोल्यूट की कंसंट्रेशन से लो है उसे कहा जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लो और टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी एक्सटर्नल सोल्यूशन मोर डाइल्यूट होता है देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें बोथ द सेल साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सोल्यूशन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल तरह की होती है। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये तीनों किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने प्लाज्मोलाइसिस तो हम उस टाइम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को नहीं देख के वाटर की कंसंट्रेशन को देखेंगे। तो हम अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लाज्मोलाइसिस में, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस, plasmolysis is a process in which water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall, ठीक है। क्या कहा गया है? प्लाज्मो, प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा, प्लाज्मा मीन्स व्हाट? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मा होता है उसका क्या हो जाता है? उसमें लाइसिस हो जाती है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या करती है? सेल के बाहर निकल जाती है। अगर ये एक सेल है तो वाटर सेल के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी? ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल वॉल से श्रिंक हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर बाद आप ऐसा देखोगे क्योंकि इसने पानी लॉस्ट कर दिया, ठीक है, ये अपना पानी ऐसे दे देगी तो पानी बाहर देने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे श्रिंक कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। श्रिंक करने की वजह से लास्ट में ऐसा सिचुएशन आएगी कि ये लाइसिस कर जाएगी। लाइसिस मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और वो प्रोसेस कैसे होता है? वो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक सेल की मेम्ब्रेन क्या करती है? पानी बाहर भेज देती है, जिसकी वजह से वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक करवा देती है और वो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसे स्टेज में आ जाती है कि आगे चल के सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हो जाए,
और इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट, सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल्स क्यों हो जाते हैं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल श्रिंक क्यों हो जाते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस पार्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं सोल्यूट को, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे वाटर को, वाटर की क्वांटिटी को। ठीक है, तो वही चीज हम बना के देख लेते हैं एक बार फिर से, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ water concentration to understand the process of plasmolysis in a very simple way। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, सपोज ये एक सिस्टम है और यू कैन से ये एक सोल्यूशन है जिसमें मैंने एक सेल डाला। ठीक है, ये दूसरा सोल्यूशन है जिसमें मैंने सेम टाइप ऑफ सेल डाला, और ये एक तीसरा सोल्यूशन है जिसमें मैंने सेम टाइप ऑफ सेल डाला। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी। ठीक है, अब ये सोल्यूशन मैं कह रही हूँ एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक। अगर ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो बाहर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और ये सोल्यूशन है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है ये? हाइपोटोनिक। और नंबर सी जो सोल्यूशन है वो किस तरह का सोल्यूशन है? आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये इनकी कंसेंट्रेशन सेम रहती है, सेल की कंसेंट्रेशन, सेल के साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन और सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन सेम रहती है। ठीक है, लेकिन हमें दिक्कत आती है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो फिर सेल पानी ले रहा होता है या तो फिर सेल पानी दे रहा होता है। तो जब सेल पानी लेगा या सेल जब पानी देगा, तो दोनों केसेस में सेल के साइज में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर होगा। ठीक है, वही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोलाइसिस में, और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है और जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब हम यही सेम केस रखेंगे कि हमने साइटोप्लाज्म जो है सेल का, उसमें हम लेंगे, तीनों के साइटोप्लाज्म में लेंगे 100 ml वाटर प्लस 50 mg सोल्यूट। ठीक है, तीनों सेल के साइटोप्लाज्म में हम सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपरटोनिक वाले में ऑब्वियसली अगर हम वाटर तीनों में 100 ml लिए तो 100 ml 100 ml 100 ml। ठीक है, इसमें तो आपकी 50 mg हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, इसमें मैंने लिया 30 mg सोल्यूट और इसमें मैंने लिया 80 mg सोल्यूट। ठीक है, तो इस बार हम कंसिडर करेंगे वाटर को। अब आप ये देखो कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें 100 ml वाटर है और 50 mg सोल्यूट है। ठीक है, और ये ए के सोल्यूशन में, जो बाहरी सोल्यूशन है, इसमें 100 ml वाटर है और 80 mg सोल्यूट है, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि यहाँ इस वाले पार्ट में वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? इस वाले पार्ट में वाटर कंसेंट्रेशन है लो। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन क्या है? लो। और इस वाले पार्ट में क्या है? वाटर कंसेंट्रेशन हाई। ठीक है, तो वाटर कंसेंट्रेशन हाई है तो क्या देखा जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि वाटर हमेशा कैसे मूव करती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। हम यहाँ सेल वॉल भी बना देते हैं तीनों में। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखा जाता है कि ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर है साइटोप्लाज्म। तो इसमें अगर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो वाटर है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगी। यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है तो हाई से लो में जाएगी ना, तो इस तरह से मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा, मतलब वो उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसने पानी छोड़ दिया है, वो सूख जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो वहां क्या देखा जाता है कि सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में 100 ml ऑफ वाटर है और 30 mg ऑफ क्या है? 30 mg ऑफ सोल्यूट है।
और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में 100 ml वाटर है और 50 mg सोल्यूट है। तो यहाँ वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और यू कैन से वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर कंसेंट्रेशन हाई कहाँ है? वाटर कंसेंट्रेशन हाई है यहाँ सोल्यूशन में। वेयर एज वाटर कंसेंट्रेशन लो कहाँ है? वाटर कंसेंट्रेशन लो है साइटोप्लाज्म में। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? यहाँ से यहाँ मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगी। ठीक है, तो वाटर अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगी, मतलब हाई से लो कंसेंट्रेशन में मूव करेगी, तो इस सेल को क्या बना देगी? बड़ा बना देगी। मतलब इस सेल को स्वोलन कर देगी, मतलब उसके साइज को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी था, अब और पानी भर्ती होता जा रहा है, तो उसका साइज तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल का साइज क्या हो जाता है, हमेशा स्वेल हो जाता है। स्वेल मतलब इंक्रीज हो जाता है, सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या देखा हमने ये देखा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक हो जाता है? क्योंकि पानी बाहर चला जाता है। क्यों बाहर चला जाता है? क्योंकि बाहर जो है वाटर की कंसेंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से वाटर हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन में ऑस्मोसिस की जाती है, और उसी वजह से सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, वेयर इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ठीक इसका उल्टा होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि बाहर की कंडीशन जो है वहां वाटर कंसेंट्रेशन हाई है, तो हाई से लो पे आएगी। तो हाई से लो पे आने तक क्या होता है, वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से बाहर के एरिया में वाटर हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में आती है, दैट इज साइटोप्लाज्म में आएगी, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और स्वेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी दोनों में सेम है, तो क्या देखा जाएगा कि वाटर अंदर भी थोड़ी जाएगी, थोड़ी बाहर भी आएगी। ठीक है, थोड़ी अंदर जाएगी, थोड़ी बाहर आएगी, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन हो जा रहेगा। इसलिए आइसोटोनिक सोल्यूशन में देयर विल बी नो चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट होप्सो कि आप क्लियर हो गई हो कि प्लाज्मोलाइसिस में सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल क्यों हो जाते हैं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक क्यों हो जाते हैं। ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हमने क्या देखा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस ये बताती है कि सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है। तो ऑब्वियसली प्लाज्मोलाइसिस होने के लिए कैसा सोल्यूशन चाहिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन चाहिए। तो वही चीज यहाँ कही गई है। ठीक है, वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल इनसाइड सेल टू लो वाटर पोटेंशियल एक्सटर्नल सोल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करती है, अंदर से बाहर मूव करती है। ठीक है, अंदर से बाहर क्यों मूव करती है, फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। क्या कहा गया है, प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप इस सेल को, ये जो प्लाज्मोलाइज सेल है, इसको अगर आप एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे, सपोज ये सेल श्रिंक हो गया, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस हो गई, सेल श्रिंक हो गया, और फिर श्रिंक होने वाले सेल को आपने क्या किया, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, तो ये क्या करेगा, तो ये वाटर गेन करेगा, फिर ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ आ गई हमें। आई होप आपको ये सारी पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको क्या लिखा है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस, वाटर मूव्स आउट फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। क्योंकि ये प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में इस तरह का एक वैक्यूल, जिसको हम स्टोरेज बॉडी भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। और ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और इसमें ना कुछ सैप पाए जाते हैं। सैप मतलब इसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसको वैक्यूलर सैप भी कहा जाता है। ठीक है, और पहले पानी साइटोप्लाज्म से निकलेगा, उसके बाद इस वैक्यूलर सैप और यू कैन से वैक्यूल से पानी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस कॉज द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल। तो क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल तो होगी। ठीक है, सेल वॉल है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाए। अगर सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी हमें।
ठीक है। तो सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज, और क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन लास्ट में जाके कुछ ऐसे डिफॉर्मेटिव स्टेज में आ जाती है कि ऐसे कहा जाता है कि सेल में प्लाज्मोलाइसिस हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ये देखो, ये सपोज एक सेल है, ठीक है, ये उसकी बाहर की अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल। ठीक है, वाटर यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से बाहर जाने की वजह से क्या होगा, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी बस, और उसको कहा जाएगा इट इज अ प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि सेल जब एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है तो क्या होता है, हालांकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट इसको ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। क्या कहा गया है, इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर इज जीरो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, when water flows into and out of the cell and are in equilibrium। क्या कहा गया है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। क्या कहा गया है कि जब वाटर इन एंड आउट मूव करती है और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब नेट फ्लो तो इनकी जीरो होती है, जितना पानी अंदर आया उतना पानी बाहर गया, तो इसलिए इनकी नेट फ्लो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन कुछ पानी अंदर आता है, कुछ पानी बाहर जाता है, और इस तरह से सेल अपने शेप को मेंटेन रखता है। उस टाइप ऑफ सेल की स्टेज को क्या कहा जाता है, फ्लैसिड कहा जाता है। मतलब ये देखो, एक सेल था वो एकदम इंटैक्ट रह गया, मतलब उसमें पानी तो बाहर गया लेकिन इसी एरो से पानी अंदर भी आया, दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इट्स सेड टू बी, द सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल। अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो वाटर क्या होगी, अंदर आएगी, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दिस कॉजेस साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप ए प्रेशर अगेंस्ट द वॉल कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अच्छा, अब ये चीज जो है वो हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो क्या कहा है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसकी सेल वॉल है। ठीक है, पानी अंदर आया, ऑब्वियसली अंदर आएगा क्योंकि ये डिफ्यूज हो जाएगा अंदर, और अगर ये अंदर डिफ्यूज हुआ है तो क्या होगा, जितनी इस सेल की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो पानी है ना वो प्रेशर डालेगा सेल की वॉल्स को। ठीक है, कुछ इस तरह से सेल वॉल को प्रेशर डालेगा, सेल की वॉल मतलब इन द सेंस सेल मेम्ब्रेन की वॉल को। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की वॉल को प्रेशर डालेगा, और ये जो प्रेशर डाला जाता है इसी प्रेशर को नाम दिया जाता है टर्गर प्रेशर। ठीक है, और इसकी वजह से सेल क्या बन जाता है, टर्जिड बन जाता है। टर्जिड बनना मतलब स्वोलन हो जाना, सेल बिकम व्हाट, सेल बिकम स्वोलन, मोटा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। हालांकि ये सब इफेक्ट सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, तो सेल वॉल तो रिजिड होती है जिसकी वजह से सेल रप्चर नहीं होता। अगर ये एक सेल है इस तरह से, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, तो ये प्रेशर भी डालेगा तो ये वाली वॉल जो है वो रप्चर नहीं होगी, सेल वॉल रप्चर नहीं होगी। ठीक है, टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल, क्योंकि ये प्रेशर क्या करता है, ये प्रेशर चीजों को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है किसमें, ये टर्गर प्रेशर एनलार्जमेंट ऑफ एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स में हेल्प करता है, सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, उनके एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, बिहेवियर ऑफ सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हमने ये भी देखा कि सेल का बिहेवियर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कैसा होता है, कौन से सोल्यूशन में सेल अपने आप को स्वेल करता है, कौन से सोल्यूशन में सेल इक्विलिब्रियम में रहता है, कौन से सोल्यूशन में सेल श्रिंक होता है। और आप हमेशा ये ध्यान रखना कि प्लाज्मोलाइसिस हमेशा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें तीनों तरह के सेल्स दिए गए हैं, प्लाज्मोलाइज, फ्लैसिड जो कि एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है, और टर्जिड जो कि एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो अब हम थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एक सेल जो एक प्लांट सेल है, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। ठीक है, ये है सेल वॉल। अब जो बाहर से अंदर जो प्रेशर दिया जाता है उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि हम ऑलरेडी सुक्रोज वाले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। ठीक है,
और जब पानी अंदर आता है उसकी वजह से जो प्रेशर सेल मेम्ब्रेन की वॉल को दिया जाता है उसे कहा जाता है टर्गर प्रेशर। और उसके अलावा भी क्या देखा जाता है कि ये जो सेल है इसके आसपास भी तो कोई सेल होंगे ना, और यू कैन से कुछ ऐसे मटेरियल्स या सॉल्वेंट या सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा इसके वॉल पे प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वॉल प्रेशर। तो हमने ये देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं और वॉल प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया है। तो अब तक हमने प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में 3 चीजें पढ़ी हैं, एक हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा, एक हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, अब नेक्स्ट हमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। क्या कहा जाता है इसे? इम्बाइबिशन, ठीक है। व्हाट इज इम्बाइबिशन? इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। व्हेन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलोइड्स causing them to increase in volume, ठीक है। कैसे तरह के चीजें होती हैं यहाँ पे? सॉलिड होती है, कोलोइड्स होती हैं। कोलोइडल सिस्टम में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे कोलोइड्स कहा जाता है, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सिस्टम या सोल्यूशन, हम दूध की बात कर सकते हैं, मतलब वाटर इन मिल्क, इन तरह के सोल्यूशन को कोलोइडल सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उस तरह के सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे कोलोइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इम्बाइबेशन कैसा प्रोसेस है? इम्बाइबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफ्यूजन होती है, और इस टाइप ऑफ प्रोसेस में क्या एब्जॉर्ब किया जाता है? वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? सॉलिड चीजों के द्वारा किया जाता है या कोलोइड्स के द्वारा किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम की इंक्रीज होगी, ठीक है। वही, ठीक है, क्योंकि ये एक डिफ्यूजन है तो वाटर मूवमेंट अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगी। मतलब एक जगह हाई कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, एक जगह लो कंसंट्रेशन होना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही कंसंट्रेशन में है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो डिफ्यूजन नहीं होगी, इसका मतलब इम्बाइबेशन भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition। क्या कहा गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में? एब्जॉर्बेंट के बीच में, मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा। सपोज एक सब्सटेंस है जो एक लिक्विड बी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हो गया आपका एब्जॉर्बेंट, और ये जो बी लिक्विड है इसे कहा जाता है इम्बाइब्ड लिक्विड। इम्बाइब्ड लिक्विड मतलब, इम्बाइब्ड लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो ए अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल देना चाहें ना इम्बाइबेशन का, तो आप चने देखें, आपने चने ग्राम, तो चने को भिगो के रख दो रात भर, तो क्या होता है? सुबह उठ के देखोगे तो चने में क्या हो जाएगा? चने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब उनके देयर विल बी एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्राम। तो वही एक सिंपल प्रोसेस है इम्बाइबेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, seeds and other such material have almost no water, hence they absorb water easily। हमने क्या देखा था कि सीड्स में वाटर प्रेजेंट होती है, बट हालांकि इन स्मॉल अमाउंट, लेकिन उन्हें वाटर चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना होता है और उन्हें रेस्पायर करना होता है, इसलिए सीड्स को वाटर की इंपॉर्टेंस होती है, और यू कैन से वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर सीड्स, ठीक है। यहाँ क्या क्या कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल सीड्स एंड अदर सच मटेरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजिली। मतलब सीड्स में वाटर होती है लेकिन लो क्वांटिटी में होती है, इसीलिए वो वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर सकती है। और नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, affinity between the absorbent and the liquid is also a prerequisite। क्या कहा गया है कि किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को, किसी चीज को इम्बाइब करना है, मतलब एब्जॉर्ब करना है, तो उसके बीच में और उस एब्जॉर्बेंट के बीच में और उस लिक्विड के बीच में एक एफिनिटी होनी पड़ेगी, मतलब अट्रैक्शन होनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम किसी, सपोज अगर हमने ग्राम वाला केस ही ले लेते हैं कि अगर ग्राम को वाटर में डुबो के रखें तो ग्राम में क्या होनी चाहिए? एफिनिटी होनी चाहिए, किसके लिए? वाटर के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और अपने और इम्बाइबेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर सके, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है कि किसी भी सब्सटेंस को इम्बाइब होने के लिए एफिनिटी होनी पड़ेगी, मतलब अट्रैक्शन होनी पड़ेगी, किसके किसके बीच में? एब्जॉर्बेंट के बीच में, जो एब्जॉर्ब होगा या जो एब्जॉर्ब करेगा, और जो एब्जॉर्ब होगा वो लिक्विड के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
एग्जाम्पल दिया गया इम्बाइबेशन का कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। क्या कहा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। ड्राई वुड और सीड क्या करती है, इम्बाइबेशन प्रोसेस दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती हैं। क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि इम्बाइबेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इम्बाइबेशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या कहा गया है कि द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर। मतलब वुड की स्वेलिंग होने की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसे प्री हिस्टोरिक मैन यूज करते थे, क्या करने के लिए? रॉक्स और बोल्डर्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर फॉर्म ड्यू टू इम्बाइबेशन हेल्प सीडलिंग टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन। क्या कहा गया है, जैसे जब हम सीड देखते हैं तो अगर ये सपोज एक सीड है तो इससे एक सीडलिंग निकलेगी ना, तो पहली पत्ती निकलने के लिए सीडलिंग निकलनी पड़ेगी। तो ये क्या करती है, ये इम्बाइबेशन का प्रोसेस ही है जो उसे प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि ये आगे चल के सॉइल से बाहर निकल जाए और सॉइल से बाहर निकल जाके पत्तियां बनाए, सीडलिंग बनाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस देख ली हमने इम्बाइबेशन की क्या है, हमने ये देख लिया कि इम्बाइबेशन क्या है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन क्या क्या है। पहले हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा और अब हमने इम्बाइबेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।